मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पत्नी और बड़ी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव। बीते दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा। मनीष सिसोदिया के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन। आज सुबह 9 बजे हरिद्वार देहरादून रवाना होंगे सिसोदिया। उत्तराखंड कांग्रेस करेगी आज रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक गांधी पार्क में होगा कार्यक्रम। शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर कार्यक्रम। उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी। पहाड़ों पर जारी है जोरदार बर्फबारी। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पड़ रहा पाला। उत्तरकाशी में बड़ा ठंड का सितम। ठंड की वजह से 10 डिग्री तक लुढ़का पारा। लोग अंगीठी और अलाव का ले रहे सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की पत्नी और बड़ी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव। बीते दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और मुख्यमंत्री को कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, ये जानकारी दी जा रही है। लेकिन डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेट हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो है उनके सभी कार्यक्रम भी स्थगित हुए। 21 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भी हिस्सा नहीं लेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 3 जिलों का दौरा भी स्थगित हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। तो बीते दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि जानकारी अब ये भी मिल रही है कि उनकी पत्नी और बड़ी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कोरोना के कोई लक्षण नहीं देखे गए थे, लेकिन बावजूद उसके डॉक्टर की सलाह के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को होम आइसोलेट कर दिया है और उसी के साथ जितने भी लोग उनके संपर्क में आए उन्हें भी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि होम आइसोलेट हो जाएं, बेहतर होगा, क्योंकि सावधानी अपने हाथ में, सुरक्षा अपने हाथ में। लेकिन सबसे बड़ी बात 21 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके सभी कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया है और 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री का था उसे स्थगित कर दिया गया और बाकी जितने भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री के थे उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड में जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है, आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं, तो अब उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कोरोना की चपेट में आ गए। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि कोई भी जो है कोरोना के लक्षण मुख्यमंत्री में नहीं पाए गए, लेकिन बावजूद उसके डॉक्टर की सलाह के बाद मुख्यमंत्री ने खुद को होम आइसोलेट कर दिया है और उसी के साथ सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया और 21 दिसंबर को होने वाले शीतकालीन सत्र में भी हिस्सा नहीं लेंगे मुख्यमंत्री। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए, अब क्या आगे की प्रक्रिया, सभी कार्यक्रम स्थगित? जी बिल्कुल अर्चना, देखिए कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी और उनकी बड़ी बेटी की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। फिलहाल जो है होम आइसोलेशन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनका परिवार है। डॉक्टर की सलाह पर उनको कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं है। उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो ठीक है, एसिम्टोमेटिक वो है और घर पर ही 14 दिन के लिए होम आइसोलेट रहेंगे गाइडलाइन के मुताबिक। लेकिन जो कार्यक्रम थे इस महीने के पूरे जो 14 दिन के कार्यक्रम थे, जो गाइडलाइन है कोरोना की, उसके मुताबिक 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना पड़ता है अगर किसी को लक्षण नहीं है कोरोना के और वो संक्रमित है तो।
तो इसी कड़ी में जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे और उनके पूरे जो कार्यक्रम थे इस महीने के जो ये 12 दिन बचे हैं वो सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। 21 सितंबर से 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र आयोजित होना था, उसमें भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक उनको दिल्ली दौरे पर जाना था, जहां पीएम मोदी से लेकर तमाम जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात होनी थी, वो कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए और उनको 3 जिलों के दौरे पर भी जाना था, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा, तो वो दौरे भी रद्द कर दिए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 27 तारीख को दिल्ली जाने से पहले अपनी विधानसभा डोईवाला में एक कार्यक्रम भी करने वाले थे, शिलान्यास कार्यक्रम, वो भी स्थगित कर दिया गया है। तो 14 दिन के जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के वो स्थगित कर दिए गए हैं और लगातार जो है कोरोना का जो प्रकोप है वो राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उन पर ज्यादा जो है वो असर देखने को मिल रहा है। राज्यपाल भी पिछले दिनों कोरोना संक्रमित हुए थे, अब मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं, डीजी हेल्थ कोरोना संक्रमित हो गई थी, सेक्रेटरी जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो भी कोरोना संक्रमित है। तो इसी तरह लगातार जो है देखने को मिल रहा है कि जो रसूखदार लोग हैं उनमें कोरोना का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। कल जो बैठक हुई थी कोरोना को लेकर, कोरोना की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे थे, उसमें तमाम सचिव, प्रभारी सचिव जो है मौजूद थे, स्वास्थ्य प्रभारी सचिव भी उसमें मौजूद थे और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य सचिव भी उस बैठक में मौजूद थे, तो उनके सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। मुख्य सचिव का कल रैपिड टेस्ट किया गया था, उसमें वो नेगेटिव आए हैं, लेकिन अभी RT-PCR टेस्ट की जो जांच रिपोर्ट है वो आ जाएगी, उसमें कंफर्म पता चलेगा कि मुख्य सचिव संक्रमित हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में पढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कोविड-19 की रोकथाम और बचाव कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अधिकारी भी बैठक में जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिला अधिकारियों को कोविड वैक्सीनेशन की सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने स्कूलों के बजाय अस्पतालों और उसके आसपास के क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने को भी कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सरकारी और निजी लैब में प्रतिदिन हो रहे टेस्ट और उनकी क्षमता आदि का पूरा विवरण उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। सीएम ने कोविड डेथ रेट को कम करने और रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा। मनीष सिसोदिया के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड दौरे पर हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली डिप्टी सीएम हरिद्वार से देहरादून के बीच मनीष सिसोदिया का स्वागत होगा। तैयारियां पूरी हैं और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी आगे की रणनीति को तैयार करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। सबसे पहले मनीष सिसोदिया जाएंगे शहीद स्मारक स्थल। क्या आज का पूरा कार्यक्रम, उसको लेकर भी आपको अपडेट देंगे। मनीष सिसोदिया शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। सुबह 11 बजे पैसिफिक होटल में 250 प्रधानाचार्यों के साथ करेंगे संगोष्ठी। उसी के साथ प्रधानाचार्यों के साथ राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर संगोष्ठी करेंगे। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उत्तराखंड पहुंचे हैं और आज दूसरा दिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दौरे का है, तो खास कार्यक्रम आज रहेंगे। आंदोलनकारियों को देंगे श्रद्धांजलि और 11 बजे पैसिफिक होटल में 250 प्रधानाचार्यों के साथ संगोष्ठी करेंगे। प्रधानाचार्यों के साथ राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर संगोष्ठी की जाएगी। उसी के साथ पार्टी पदाधिकारी और नेताओं के साथ संगठनात्मक बातचीत की जाएगी, क्योंकि आगे की रणनीति को लेकर लगातार डिप्टी सीएम मोर्चा संभाले हुए हैं और आम आदमी पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि उत्तराखंड में भी दिल्ली की तर्ज पर काम किया जाएगा अगर बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो। बड़ी
बड़ी जानकारी। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर लिया है। उत्तराखंड में दो पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, जिसमें कड़ी टक्कर देखने को मिली है हमेशा से, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आखिर कितना असर पड़ेगा उत्तराखंड पर एक और पार्टी जब उत्तराखंड में अब अपना वजूद बनाने का प्रयास कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड में अपना वजूद कैसे बनाए और दौरे पर हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। जरा पूरा अपडेट दें अंकित। बिल्कुल अर्चना, आपने सही कहा क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसी तैयारियों के चलते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। कल उन्होंने हरिद्वार का दौरा किया था। हरिद्वार के दौरे पे कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद फिर वो गंगा आरती में भी शामिल हुए और तमाम बातों पर उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बातें को रखा है, जो भी उत्तराखंड के से जुड़े हुए मुद्दे थे। इसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून आ रहे हैं। देहरादून में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। अभी इस वक्त कचेरी जो शहीद स्मारक है वहां पर मनीष सिसोदिया हैं। वहां पर जो शहीद राज्य आंदोलनकारी हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और कुछ देर बाद फिर उनका एक निजी होटल पे कार्यक्रम है जहां पर कि वो करीब 200 प्रधानाचार्यों के साथ राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद फिर एक सम्मेलन भी होगा, उसमें भी वो बातचीत करेंगे। तो अर्चना, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और एक इसमें बड़ा फैक्टर ये है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं विकास की बातें कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा कि जो उनका जो प्रधानाचार्यों के साथ जो सम्मेलन होना है उसमें कहीं ना कहीं राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर लगता है कि उत्तराखंड राज्य में शिक्षा का क्या बुरा हाल है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था का कितना बुरा हाल है, रोजगार की स्थिति खराब है और भी कई सारी अन्य परेशानियां उत्तराखंड राज्य के समक्ष है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली मॉडल की कहीं ना कहीं यहाँ पे बात कर रही है और हमें लगता है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जनहित से जुड़े होंगे, जिसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सभी बिंदुओं को लेकर के आम आदमी पार्टी इसी मुद्दा बनाने जा रही है और उसी के तहत आज मनीष सिसोदिया का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जहाँ पर वो बैठक भी करेंगे, प्रधानाचार्यों के साथ भी बातचीत करेंगे, इसके अलावा अन्य सम्मेलनों में भी वो भाग लेंगे। ठीक है अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। एक और अहम जानकारी, उत्तराखंड कांग्रेस करेगी आज रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस आज रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन करेगी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक गांधी पार्क में कार्यक्रम होगा। शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। विपक्षी दल शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी सत्र की शुरुआत 21 दिसंबर से होनी है, लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो लगातार, कांग्रेस की बात करें, लगातार हमलावर हैं सरकार पर और तैयारियां पूरी हैं सरकार को घेरने की। और जाहिर सी बात है कि अपने मुद्दों को रखने का प्रयास कांग्रेस करेगी, लेकिन उससे पहले समय अवधि को बढ़ाने की मांग कांग्रेस कर रही है, क्योंकि 3 दिन का शीतकालीन सत्र होगा, जो कि बहुत कम अवधि बता रखी है जो है कांग्रेस। और उनका ये कहना है कि कम से कम ये सत्र 7 से 8 दिन का होना चाहिए था और उसी को लेकर जो है आज मांग कर रखे हैं। कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज, सभी बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र की अवधि को बढ़ाने को लेकर मांग। उत्तराखंड कांग्रेस करेगी रचनात्मक कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे से गांधी पार्क में ये कार्यक्रम होगा और आपको बताते चले, इसी कार्यक्रम में सभी कांग्रेस के दिग्गज, बड़े नेता मौजूद रहेंगे। शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर मांग करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमोहन सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, शीतकालीन सत्र की अवधि को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस मांग कर रखी है, आज रचनात्मक कार्यक्रम उनके होंगे, तो क्या उम्मीद है, क्या फैसला हो सकता है इसको लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र होना है और उसको लेकर कांग्रेस लगातार जो है जो अवधि है सत्र की उसको बढ़ाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कम से कम जो है 1 सप्ताह का सत्र होना चाहिए। सभी जो 70 विधायक है वो 3 दिन में अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को सदन में नहीं उठा पाएंगे, लिहाजा जो है सदन की जो अवधि है वो बढ़ाई जाए। उनका तर्क है, कांग्रेस का तर्क है कि पिछला जो विधानसभा का सत्र था जो 23 सितंबर को आयोजित हुआ था वो भी कोरोना के दौर में हुआ था और 1 दिन का महज जो है सत्र वो आयोजित किया गया था। तो यही कहना है कांग्रेस का कि अब तक जो है पूरे इस साल में अगर हम बात करें तो केवल 6 दिन जो है सत्र चला है। तो वही मांग है कांग्रेस की कि कम से कम जो है 21-22 दिन या उसके जो नियमावली है विधानसभा सत्र की उसके तहत जो है सत्र की अवधि जो है तय की जाए। और जो एक कल प्रेस रिलीज भी जारी की थी कांग्रेस ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2017 का जो साल था उसमें केवल 17 दिन सदन चल पाया, 18 में 18 दिन सदन चल पाया, 19 में भी इसी तरह 21 दिन सदन चल पाया और ये 2020 का जो साल है उसमें केवल अब तक 6 दिन का सदन चल पाया है। तो कांग्रेस की मांग है कि जब से भाजपा सरकार आई है उन्होंने कभी भी जो नियमावली है उसके अनुसार सत्र की अवधि नहीं रखी है, हमेशा उन्होंने विपक्ष से बचने की कोशिश की है। तो उसी को लेकर आज ये रचनात्मक कार्यक्रम गांधी पार्क में होगा। इसको लीड करेंगे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी और साथ ही कई जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो भी इस रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि वो 3 दिन के बजाय 7 दिन का सत्र जो है वो आयोजित करें। बिल्कुल चंद्रमोहन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये भी कह रखी है कि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं लेकिन समय बहुत कम है और अपने मुद्दों को रखने के लिए समय अवधि को बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रखी है कि विपक्ष का काम है वो पहले से सवाल उठाते रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है क्या चंद्रमोहन की अभी से जो विपक्ष है वो हमलावर है, तो जाहिर सी बात है कि शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत होगी वो भी हंगामेदार होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैंने अभी आपको बताया कि जब से भाजपा सरकार आई है 2017 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इन 3-3.5 सालों में कभी भी सदन की जो नियमावली है, सत्र की जो नियमावली है अवधि को लेकर उसको पूरा सरकार नहीं कर पाई है और लगातार कांग्रेस जो है इस मांग को उठाती रही है कि सत्र की अवधि जो है वो नियमावली के अनुसार होनी चाहिए ताकि सभी क्षेत्रीय समस्याएं विधायकों की सदन में आ सके। पूरा कांग्रेस का तर्क है कि पूरे साल जो है कांग्रेस जो विधायक हैं वो इंतजार करते हैं सत्र का कि सत्र आएगा तो अपनी समस्याओं को सदन के सामने रखेंगे। तो यही कांग्रेस की मांग है। लेकिन जो मदन कौशिक है, शासकीय प्रवक्ता है, संसदीय कार्य मंत्री भी है, उनका बयान आ गया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि सत्र जो है 3 दिन का ही रहेगा और जैसे तय किया गया है उसी अकॉर्डिंग रहेगा। और जहां तक सदन के दौरान हमलावर होने की विपक्ष की बात है तो निश्चित तौर पर विपक्ष के अपने मुद्दे हैं और वो पहले ही इनको स्पष्ट कर चुका है। पिछले दिनों जो है प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसको लेकर और तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन में कांग्रेस सरकार को घेरेगी उन तमाम मुद्दों को प्रीतम सिंह ने गिनवाया था और लगातार जो है कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या पूर्व पदाधिकारी हो या मौजूदा पदाधिकारी हो, वरिष्ठ नेतागण हो, सभी जो है सत्र की मांग को लेकर उसकी जो सत्र की अवधि है उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया। विपक्षी कांग्रेस का यह कहना है कि उसके तरकश में इतने तीर हैं कि सरकार बच नहीं पाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का आरोप है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के 11 विधायकों से डर गई। इन सब के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने बयान से राज्य में खलबली मचा दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस ने छेड़ा घमासान। बीजेपी बोली हमें नहीं चाहिए कांग्रेस, आपका ज्ञान। मिशन 2022 के लिए उत्तराखंड में सियासी संग्राम। आपने कहा बीजेपी से लड़ाई, कांग्रेस का काम तमाम। कड़कड़ाती ठंड के बीच शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले ही सत्र पर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार 11 विधायक वाले विपक्ष से डर गई है। इसी वजह से सरकार ने केवल 3 दिनों का सत्र रखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से मांग की है
कि सत्र को कम से कम 8 दिनों तक चलाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर 3 दिनों में चर्चा कर पाना मुश्किल है। गौरतलब है कि मिशन 2022 को देखते हुए कांग्रेस रोजगार, किसान, भ्रष्टाचार, महंगाई, लोकायुक्त जैसे कई मुद्दों को सदन में उठाना चाहती है। इतना ही नहीं, 21 दिसंबर को कांग्रेस किसानों और बेरोजगारी को लेकर विधानसभा का घेराव भी करेगी। यानी कि कांग्रेस सदन से सड़क तक सरकार की घेराबंदी के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा है कि हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों में बनी रहना चाहती है, जबकि सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। आप कोरोना की आड़ में सत्र से बचना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। जब उनके नेता लोग यहाँ पर आते हैं, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तब आप जो है कोरोना की बात नहीं करते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। सदन की अवधि बढ़नी चाहिए ताकि उत्तराखंड के जो विषय हैं, जिन विषयों को जो है हम सदन में उठाना चाहते हैं। विधानसभा सत्र के समय का सवाल है तो 3 दिन की अवधि पूरे विधायी कार्यों को ध्यान में रख करके तय की गई है। लेकिन अगर इस अवधि को 30 दिन भी कर दिया जाता तो भी कांग्रेस ने आलोचना ही करनी थी, क्योंकि उसकी राजनीति का आधार केवल आलोचना रह गई है। सरकार में थे तब प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, विपक्ष में है तो कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं कर रहे हैं। विधानसभा सत्र पर छिड़े घमासान के बीच आम आदमी पार्टी ने मिशन 2022 की तैयारियां और तेज कर दी हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर हैं। मनीष सिसोदिया साधु संतों से मुलाकात के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया ने अपने एक बयान से राजनीतिक दलों में खलबली मचा दी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है। बची कुची कसर 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी हो जाएगी। आपके इस हमले पर कांग्रेस का कहना है कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। हम विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जनता बीजेपी के कार्यकाल को भी देख चुकी है और राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। उत्तराखंड सरकार को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस समय आम आदमी पार्टी एक प्रमुख विपक्ष के रूप में आपके सामने है और हम सड़कों पर आकर जनता के सवालों को आपसे पूछेंगे। हम सड़कों पर आकर जनता की आवाज को अपनी ढाल देंगे और आप देखिएगा कि आपका जो ये नाकारापन है, आप जो जनता के सवालों से छुपते घूम रहे हैं, आपको जनता के सामने आकर 2022 में अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। अन्यथा आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्ष के रूप में आपके सामने जरूर होगी और 2022 का चुनाव आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इस व्यक्ति ने बयान दिया, उस व्यक्ति ने कभी किसी ग्राम पंचायत का चुनाव भी लड़ा? बताए ना, आपके लोग 70 लोग हैं उनके पास चुनाव लड़ने वाले। अब वो सिसोदिया जी को बुला लो, केजरीवाल जी को बुला लो, कुछ होने वाला नहीं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन सबके बीच सबकी निगाहें विधानसभा सत्र पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस के तेवरों से साफ दिख रहा है कि सत्र में हंगामेदार शुरुआत होगी। सड़क से सदन तक जबरदस्त घमासान देखने को मिलने वाला है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के सवालों पर सत्ता पक्ष सदन में क्या जवाब देगी। देखना यह भी है कि 2022 में आम आदमी पार्टी के दावे सच साबित होते हैं या फिर हवा हवाई। देहरादून से चंद्रमोहन और किशोर रावत के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। ठंड की दस्तक, उत्तराखंड में ठंड का कहर लगातार जारी, पहाड़ों पर जारी है जोरदार बर्फबारी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ठंड ने दस्तक दे दी है, पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी ठंड का प्रकोप जारी है। बताते चले, पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पाला पड़ रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़ककर 3 डिग्री पहुंच गया। मैदानी इलाकों में 22 दिसंबर तक ठंड का प्रकोप रहेगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है उससे यही अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये ठंड इसी तरह बरकरार रहेगी। लोगों की मुसीबतें और जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों का घरों से बाहर निकलना
मुश्किल हो गया है। लगातार बढ़ती ठंड से लोग घरों में कैद हो गए हैं। अगर बात उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। ठंड का प्रकोप जारी है और उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी है। आपको बताते चले, लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ गई है। हालांकि इसका प्रभाव मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और अनुमान यही कि 22 दिसंबर तक ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। तो बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पड़ रहा पाला, जिसकी वजह से और ठंड बढ़ रही है। हालांकि ठंड होने की वजह से कोहरा भी बढ़ता जा रहा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है। वाहनों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की जब सिचुएशन हो जाती है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है और सड़कों पर वाहनों का चलाना वाहन चालकों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसी के साथ कहीं ना कहीं जो दुर्घटना है उसका भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी में कम नजर आता है कि सामने से वाहन क्रॉस हो रहे हैं नहीं, जिसकी वजह से कई हादसे देखने को भी मिले हैं। तो जरूरी है इस बढ़ती ठंड, बढ़ते कोहरे में आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। अपने घरों से बाहर जब भी आप निकलें और जब भी अपने वाहनों को सड़कों पर आप दौड़ाएं तो सभी नियमों का ध्यान रखें। अपनी गाड़ी को धीमी गति से चलाएं, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सिर्फ जरूरी काम से ही अपने घरों से बाहर निकलें। ये बड़ी जानकारी। लगातार ठंड बढ़ रही है और आगे भी ठंड अभी जारी रहेगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।